भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यान माला के इस व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहते हैं उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सप्रेम जय भीम भी। पिछले हफ्ते हमने बात की थी संविधान का अनुच्छेद 19 अर्थात मसौदे का अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को कुछ विशेष स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। हम उनको मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं और इनमें निम्न अधिकार शामिल थे। सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, इसको हम भाषण स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भी कह सकते हैं। इसे में विचार स्वतंत्रता का भी समावेश है। दूसरा था शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन का स्वातंत्र्य। तीसरा है संगम या संघ बनाने का स्वातंत्र्य। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का स्वातंत्र्य। उसके बाद में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का तथा बस जाने की स्वतंत्रता और अंत में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। संविधान ने इन अधिकारों को तो प्रदान किया है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, परंतु इसी अनुच्छेद के खंड 2 में इन अधिकारों पर कुछ निर्बंध लगाए गए हैं। यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यह अधिकार निर्बंधों के अधीन है और उन्हीं में यह कहा गया है कि इस प्रकार के अपराध के संबंध में युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती हैं वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका अर्थ यह है कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तब भारत में कुछ कानून विद्यमान थे। उन कानूनों के चलते इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले भी कुछ कानून, कुछ विधियाँ विद्यमान थी। यह सारी विधियाँ ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बनाई हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान अमल के आने के बाद भी इन विधियों का क्या होगा, इन कानूनों को क्या होगा, यह सवाल बार बार खड़ा होता था और इसीलिए एक स्वतंत्र अनुच्छेद रखा गया। मसौदे में उसका क्रम 8 था और संविधान में उसका क्रम 13 है। वह अनुच्छेद स्पष्टतया यह कहता है कि फंडामेंटल राइट्स में दिए गए राइट्स के से असंगत कोई पूर्ववर्ती विधि हो, संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून हो तो ऑटोमेटिकली वह कानून निरस्त हो जाना चाहिए या पार्लियामेंट द्वारा वह कानून निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ मुझे एक बात याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं और विशेषतः बौद्ध समाज के लोग हम लोग जानते हैं कि 1991 से लेकर तो करीब 2010 तक परम श्रद्धेय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने बौद्ध विहार महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए अविरत संघर्ष किया। आज भी उनका संघर्ष चालू है। मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ उन्हें इसलिए याद कर रहा हूँ कि उनके नेतृत्व में हमने एक मॉडल विधेयक प्रस्तुत किया था। मॉडल विधेयक इसलिए कि वर्तमान बोधगया का जो कानून है, वर्तमान बोधगया के कानून में हिंदू और बौद्ध प्रबंधन समिति में हिंदू और बौद्ध दोनों को प्रतिनिधित्व है। हिंदू के 4 प्रतिनिधि, अभी 2013 में एक संशोधन हुआ उसके चलते बौद्धों के 4 प्रतिनिधि और कलेक्टर, चाहे किसी भी धर्म का हो वह कलेक्टर उस प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, इस प्रकार का प्रावधान है। यह कानून
जुलाई 1949 में बनाया था, जिसको कहते हैं कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। अर्थात यह कानून संविधान लागू होने के पहले बना हुआ था, परंतु अब संविधान लागू होने के पश्चात अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत यह कहा गया है संविधान में कि कोई भी धार्मिक स्थल यदि उस धर्म के लोगों द्वारा निर्माण किया गया हो तो उसका प्रबंधन उसी धर्म के लोगों को करना चाहिए। और इसके चलते आज भी बोध गया सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, अर्थात बौद्धों द्वारा निर्मित है। वह बौद्धों का धार्मिक स्थल है, फिर भी उसके प्रबंधन में हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका अर्थ वह बोध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों के अधीन नहीं है। और इसीलिए जब विधेयक बनाया गया, मॉडल विधेयक बनाया गया, जब आंदोलन किया गया, तो एक मांग यह भी थी कि संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत 1949 का बोध गया टेम्पल एक्ट, यह कानून संविधान विरोधी है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। अथक प्रयास किए बंटी जी ने, बंटी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रयास किए, परंतु खेद की बात है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। आज भी यदि बोध गया के संबंध में कानून कैसा चाहिए, इसका यदि ड्राफ्ट किसी को चाहिए तो भंते जी से संपर्क कर सकते हैं, वामन सोमकोर जी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनको ड्राफ्ट उपलब्ध हो सकता है, जिसमें आंदोलन बोध गया मुक्ति के संबंध में बड़े विस्तार से बातचीत की है। अनुच्छेद 19 के संबंध में खंड 2 में कहा गया है कि विद्यमान कानून जो वैधानिक प्रतिबंध लगाते हैं इस फंडामेंटल राइट्स पर, वो कायम रहेंगे। और इसके संबंध में बार बार प्रश्न उपस्थित किए जा रहे थे, और बार बार प्रश्न कि भाई विद्यमान कानून कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं, संविधान तो लागू होगा, ये ब्रिटिशों के बनाए हुए कानून हैं। तो इसके संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, मूल अधिकार से असंगत मतलब अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उससे असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली, उसको हानि पहुंचे वाली, उनको न्यून बनाने वाला कोई कानून विद्यमान है, तो जहाँ तक वो अल्पीकरण करता है, जहाँ तक असंगत है, वहाँ तक वो निरस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 13 में किया गया है, अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यदि वह विद्यमान कानून उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कानून, ऐसा उसका अर्थ है। यदि विद्यमान कानून, कोई भी कानून हो, यदि फंडामेंटल राइट्स के अध्याय में जो राइट्स दिए गए हैं उससे असंगत है, उसका अल्पीकरण करता है, न्यूनीकरण करता है, तो उस सीमा तक वह कानून रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ऐसा मसौदे के अनुच्छेद 8 में और संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, पूर्व भाषणों में, यानी हम अनुच्छेद 19 पर चर्चा कर रहे हैं, मसौदे का अनुच्छेद 13 है, तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पूर्व भाषणों में इस अनुच्छेद 13 पर चर्चा करते समय अनुच्छेद 8 का उल्लेख बार बार आया है। संविधान के संबंध में कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 19 पर चर्चा करते समय अनुच्छेद 13 का उल्लेख बार बार किया जा रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में कुछ भ्रम है कि वर्तमान कानून के बारे में क्या किया जाएगा। वर्तमान कानून ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए हैं, हम नया संविधान बना रहे हैं, वो संविधान 1950 में लागू होने वाला है, नई संसद आने वाली है, नए कानून बनाए जाएंगे, तब तक क्या होगा?
या नए कानून बनने की प्रक्रिया में भी यदि पुराने कानून अस्तित्व में रहते तो क्या होगा। तो इस संबंध में बार बार पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शायद इसके संबंध में कुछ भ्रम उपस्थित हुआ है। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं मूल अनुच्छेद वास्तव में मसौदे का 8वां अनुच्छेद मूल अनुच्छेद है और उसमें स्पष्टतया निर्विवाद रूप से यह कहा गया है कि संविधान के इस भाग में उल्लेखित मूलाधिकारों के विरोध में कोई वर्तमान विधि होगी तो उसका शून्यन होगा। स्पष्ट है। क्या कहा गया है अनुच्छेद में? अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अध्याय में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यदि उससे कोई भी वर्तमान विधि, हम 1948 की बात कर रहे हैं, कोई भी वर्तमान कानून उससे असंगत है तो वह शून्य हो जाएगा, वह प्रभाव समाप्त हो जाएगा, वह कानून ही समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि इस उपखंड में आए वर्तमान कानून का यही अर्थ है और उसको इसी अर्थ से लिया जाना चाहिए। परंतु डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव और माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में इनकी नोकझोंक जो हमने देखी है वो पिछले हफ्ते के व्याख्यान में आई हुई है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव कैसे आहत हो गए डॉक्टर अम्बेडकर के विधानों से और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर पर आरोप किया ये धमकाते हैं, ये हुक्म की भाषा बोलते हैं वगैरह वगैरह, और बाद में उपाध्यक्ष महोदय ने दोनों को भी शांत कर दिया। हमने देखा है वही पंडित ठाकुरदास भार्गव है। याद दिला दूँ, यही पंडित ठाकुरदास भार्गव 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसके चलते 15/4 यह खंड संविधान में आया और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आरक्षण प्राप्त हुआ, उस समय के संसद में पंडित ठाकुरदास भार्गव उस सत्र के सभापति थे। यह भी मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने मसौदा समिति की बड़ी कठोर आलोचना की है और उसे उसके लिए दोषी ठहराया है कि वर्तमान कानूनों की रक्षा करने में बहुत आगे बढ़ गई है। ठाकुरदास भार्गव जी ने अपने भाषण में क्या कहा था? यह कहा था कि वर्तमान मसौदा समिति को ऐसा लगता है कि ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए जो कानून हैं वह सुरक्षित रखे जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए यह समिति बहुत आगे बढ़ गई है। ऐसा आरोप पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने मसौदा समिति पर किया था। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मसौदा समिति से वे क्या चाहते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर? मेरी समझ में नहीं आता कि मसौदा समिति से वह क्या चाहते हैं। क्या वह यह चाहते हैं कि हम सीधे सीधे यह कह दें कि जिस दिन से संविधान अस्तित्व में आएगा सभी वर्तमान कानून समाप्त हो जाएंगे? यानी 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान अस्तित्व में आएगा उस दिन ब्रिटिशों द्वारा सारे कानून समाप्त हो जाएंगे। तो परिस्थिति क्या होगी डॉक्टर अंबेडकर कहते, संविधान तो रहेगा परंतु एक भी कानून नहीं रहेगा, तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा? बिना कानूनों के शासन प्रशासन कैसे चलेगा? संविधान के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं, जो विधियां बनाई जाती हैं, उसी के आधार पर शासन प्रशासन चलता है, चाहे वो किसी के भी द्वारा बनाई गई हो। यदि संविधान लागू होने के दिन ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए सारे कानून हम समाप्त कर दे हैं तो शासन प्रशासन कैसे चलेगा? और इसीलिए पंडित ठाकुरदास भार्गव जी की बात मेरे समझ में नहीं आती है। परंतु पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं, जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, हमने यह कहा है कि जहाँ तक वर्तमान कानून संविधानों के प्रावधानों से असंगत होंगे उनका खंडन हो जाएगा। तो संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, केवल मूलाधिकार नहीं। तो इस अनुच्छेद के संबंध में फिर डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, हमने यह कहा है
कि जहाँ तक वर्तमान कानून संविधान के प्रावधानों से असंगत है वहाँ तक उनका खंडन हो जाएगा। बड़े स्पष्ट तौर से अनुच्छेद 13 संविधान का यह कहता है कि अभी भी, ध्यान दीजिए, हम 70 साल पहले संविधान लागू कर चुके हैं। संविधान लागू होने के बाद भी बहुत सारे कानून जो ब्रिटिशों ने बनाए थे वह आज भी विद्यमान हैं और आज भी लागू है। परंतु कौन से कानून लागू है? जो संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत नहीं है, संविधान के किसी भी प्रावधान से विसंगत नहीं है। केवल वही कानून बने हुए हैं और यह तब तक बने रहेंगे जब तक पार्लियामेंट चाहती है। पार्लियामेंट यदि चाहे तो उनको समाप्त कर सकती हैं और उनकी जगह पर दूसरे कानून ला सकती हैं। बहुत सारे कानून पार्लियामेंट ने भी समाप्त कर दिए हैं। यह प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि जो कानून उचित है उनको बदलने की ज़रूरत नहीं। भले ही वो ब्रिटिशों ने बनाए हुए हो, ब्रिटिशों ने बनाई हुई हर चीज़ बदलनी ही चाहिए, इस मत के डॉक्टर आम्बेडकर नहीं थे। शासन प्रशासन चलाने के लिए जो भी ज़रूरी है वह प्रावधान करने चाहिए। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर ने स्पष्टतया अनुच्छेद 13 के माध्यम से कह दिया था कि संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत विसंगत कोई भी विद्यमान कानून होगा तो उसका ऑटोमेटिकली खंडन हो जाएगा, वह कानून शून्य हो जाएगा। निस्संदेह इस देश का शासन इस पर निर्भर है कि इस समय प्रवृत्त कानून बने रहे। हम 1948 की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, संविधान लागू होने का था, संसद अस्तित्व में आने की थी। तो उस समय शासन प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए कानून अस्तित्व में रहना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ब्रिटिशों से मुक्त हो रहे, तो ब्रिटिशों के कानूनों से कब मुक्त होंगे? अरे भैया, कानून से कैसे मुक्त होगे? कानून तो कानून है तो ना, बिना कानून के शासन प्रशासन तो नहीं चलेगा। और इसीलिए उस समय तक बने रहेंगे जब तक आने वाली पार्लियामेंट उनको हटा नहीं देती, उनकी जगह पर दूसरे कानून नहीं बनाती। परंतु यदि कोई कानून, फिर मैं दोहराता हूँ, संविधान के किसी भी प्रावधान से असंगत है तो वह कानून शून्य हो जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है। ऐसा अनुच्छेद 13 कहता है। हमने इसी प्रावधान का आधार लेकर बोधगया का कानून निरस्त हो इसके लिए प्रयास किए, हम सफल नहीं हुए। परंतु यह भी एक जानकारी बोधगया के आंदोलनकर्ताओं के ध्यान में रहनी चाहिए। यदि वर्तमान कानूनों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया तो सारा शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने मसौदे के अनुच्छेद 8 का स्पष्टीकरण दिया, जिसको वर्तमान संविधान में हम अनुच्छेद 13 कहते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा बोधगया महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए आंदोलन करने वाले लोगों से कि उन्होंने अनुच्छेद 16 पढ़ना चाहिए, उन्होंने अनुच्छेद 269 भी पढ़ना चाहिए। 269 के अंतर्गत बोधगया कानून पार्लियामेंट द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। 269 है या 249 है, आई एम नॉट श्योर, या तो 249 हो सकता है या 269 हो सकता है, देख लीजिएगा। मगर इन प्रावधानों के अंतर्गत बोधगया कानून समाप्त करने की प्रक्रिया पार्लियामेंट द्वारा की जा सकती है। चलिए, ये चर्चा आगे चलती है अपनी। हम अनुच्छेद मसौदे के अनुच्छेद 13 की और संविधान के अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं। तो उस दिन की चर्चा समाप्त हो गई। किस दिन की? 1 दिसंबर 1948 की चर्चा समाप्त हो गई। और फिर हम आगे बात करते हैं, उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू किया जाता है। और चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसी विषय पर अनुच्छेद 19 पर, मसौदे के अनुच्छेद 13 पर सरदार भूपेंद्र सिंह मान
बात करना चाहते हैं, अपना मत प्रदर्शित करना चाहते हैं। वह कहते हैं, आई रिगार्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज द वेरी लाइफ ऑफ सिविल लिबर्टी एंड रिगार्ड इट एज ए फंडामेंटल राइट। वो कहते हैं कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और भाषण के स्वतंत्रता को सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता का मूलाधार कह सकता हूँ, और इसीलिए मेरे लिए यह अधिकार अत्यंत महत्व का फंडामेंटल राइट है। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार इस संविधान के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है, जो ब्रिटिशों ने छीन लिया था। मैं भी 2021 में यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान शासन धीरे धीरे मेरा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, विचार स्वतंत्रता का अधिकार छीन रही है। वो दिन कब आएगा जब मैं भी कह सकूं, मान साहब जैसा, भूपेंद्र सिंह मान साहब जैसा, कि मेरे लिए सिविल लिबर्टीज़ के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के संविधान ने दिए हुए इस अधिकार का मैं बड़ी स्वतंत्रता से उपयोग कर सकता हूं। मान साहब आगे कहते हैं, जनता के लिए आम तौर पर, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए खास तौर पर राइट ऑफ एसोसिएशन और राइट ऑफ स्पीच निहायत जरूरी समझा जाता है। मान साहब अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करते थे, सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, और सिख समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय है। उसी प्रकार से शाहीन बाग का आंदोलन जो था, और शाहीन बाग का आंदोलन किस फंडामेंटल राइट्स के तहत चल रहा था? राइट टू एसोसिएशन और राइट टू स्पीच, ये दो बातें वहाँ आती है। राइट टू एसोसिएशन, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू एसोसिएशन। वो फ्रीडम ऑफ थॉट, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वह अपने भाषण की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और संगठित होने के स्वतंत्रता के लिए, निशस्त्र संगठित होने की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और वो CAA कानून जो वर्तमान पार्लियामेंट ने पारित किया है, उसका विरोध करने के लिए लड़ रहे थे। दिल्ली का उच्च न्यायालय कहता है कि यह उनका फंडामेंटल राइट है, यह उनका फंडामेंटल राइट है, आप उसको छीन नहीं सकते, UAPA लगाकर उसको छीन नहीं सकते। मान साहब कहते हैं कि सारी जनता के लिए यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु अल्पसंख्यकों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। आखिर इन्हीं के जरिए हम हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? हम अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, और हमको यदि हुकूमत तक, शासन तक, प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचानी हो तो इसके सिवा हमारे सामने और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसीलिए यह अधिकार हमारे लिए बड़े महत्व। अपने साथ होने वाली बेइंसाफ़ी की रोकथाम हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, मान साहब, और मैं तुलना कर रहा हूँ शाहीन बाग आंदोलन की, दोनों संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक उपायों से अपनी व्यथा वेदना, अपनी समस्याएं, अपना दुख दर्द शासन के साथ बांटना चाहते हैं। और यदि वह महसूस करते हैं कि उन पर अन्याय हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो संवैधानिक माध्यम से उसको दूर करने के लिए वह संगठित होकर प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का, विचारों को अभिव्यक्त करने का, स्वतंत्रता का प्रयोग भी करना चाहते हैं। इस अधिकार को मनवाने के लिए मुल्क ने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, और एक सख्त जद्दोजहद के बाद इस अधिकार को मनवाया। ब्रिटिशों के शासन में यह अधिकार नहीं था। कल मैंने फौजदारी दंड संहिता के अनुकलम या धारा 124A की बात कही थी, जो धारा देशद्रोह से संबंधित है, जो कानून ब्रिटिशों ने बनाया था। उस धारा के चलते लोकमान्य तिलक को
जेल भेजा गया था, गांधी जी को जेल हुई थी, जवाहरलाल नेहरू को जेल हुई थी, उसका उल्लेख आगे आने वाला है, हम बाद में करेंगे। और आज नताशा नरवाल को जेल हो रही है। तो आज इस प्रकार के एक्टिविस्ट लोगों को जेल हो रही है। कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिशों ने जो कानून बनाया था उसको निरस्त करने के लिए संविधान ने अनुच्छेद 19 लाया, और अब संविधान स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार यूएपीए लगाकर देश शासन छीन रहा है। तो अब हम कहाँ जाए? डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक मार्ग से जाना चाहिए, और यदि शाहीन बाग संवैधानिक मार्ग से चल रहा है, किसान आंदोलन संवैधानिक मार्ग से चल रहा है, और समस्या यदि हल नहीं होती, सरकार सुनना ही नहीं चाहती, तो लोगों ने क्या करना चाहिए? सरकार संवैधानिक मार्ग से सुनना ही नहीं थी। अभी 7 महीने के ऊपर हो गए हैं, किसान बैठे हुए हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती, क्या करना चाहिए? परंतु डॉक्टर आम्बेडकर एक जगह पर कहते हैं संविधान सभा में, जब तक संवैधानिक मार्ग उपलब्ध है तब तक असंवैधानिक मार्ग का अवलंब भारत के किसी भी नागरिक ने नहीं करना चाहिए। शायद डॉक्टर आम्बेडकर को ऐसा लग रहा था उस समय कि आने वाले लोग संविधान को मानने वाले होंगे, संविधान के अधिकारों का आदर करने वाले होंगे, संविधान को फॉलो करने वाले होंगे, और इसीलिए संवैधानिक मार्ग का भी अवलंब करने से समस्याएं हल हो सकती हैं। इस प्रकार की शायद डॉक्टर आम्बेडकर ने कल्पना भी नहीं की होगी कि संवैधानिक मार्ग से किए गए आंदोलनों को यदि कोई सरकार सुनना ही नहीं चाहती तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से परिस्थिति बदलती है। 70 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ब्रिटिशों ने किए हुए जुल्म याद आने का समय आ रहा है। उन्होंने उस कानून के तहत हमें जेल भेजा था। आज भी, हाँ, उसका नाम याद आ गया मुझे, मैं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, और वो एक और हैं जामिया मिलिया का विद्यार्थी, पिछले हफ्ते मैंने उनका उल्लेख किया है। इनको अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। तो इस प्रकार से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। परंतु हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह मान की। इस अधिकार के लिए स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों ने बड़ा संघर्ष किया और संविधान के माध्यम से इसको प्रस्तापित किया। शायद स्वतंत्र भारत में भी इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भारत के नागरिकों को फिर से एक बार अपनी ही चुनी हुई सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन जब इस अधिकार को लागू करने का वक्त आया तो हुकूमत एक किस्म के झिझक महसूस कर रही है। What was deemed as undesirable is now being paraded as desirable। मान साहब यह कहते हैं कि भाई जिसके लिए हमने संघर्ष किया, संविधान उसको तो दे रहा है, परंतु उस पर प्रतिबंध लगाकर दे रहा है, और इसीलिए देते समय भी हाथ पीछे ले रहा है। तो इस देने का क्या मतलब है? इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए जो अनुच्छेद 19 के खंड 2 में लगाए गए हैं। डॉक्टर आम्बेडकर इसका स्पष्टीकरण जब भी देंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये कहते हैं कि एक हाथ से जो चीज़ दी जाती है दूसरे हाथ से छीन ली जाती है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 में जो दिया गया है वह अनुच्छेद 19 के खंड 2 में निकाल लिया गया है, ऐसे मान साहब कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। कभी कभी होता है कि अपनी अपनी समझ है, अपना अपना देखने का नज़रिया है, हम किस बाजू बैठे हुए हैं, इस आधार पर भी इस प्रकार की बातें की जाती हैं। छीन लिया गया है। हर क्लॉज के बाद कितनी पाबंदियां लगाई गई हैं। अनुच्छेद के 19 के खंड 1 में अधिकार दिए हैं और 2 से लेकर तो 6 तक सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसी मान्यता आज भी है। आइए सेठ गोविंद दास क्या कहते हैं उनको भी हम सुन ले।
इन अधिकारों में से कुछ अधिकारों के संबंध में विशेष रूप से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें पहली उपधारा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क या उपखंड ए, वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता। इस उपधारा में सेडिशन शब्द हटाने का जो संशोधन रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। सेडिशन मतलब देशद्रोह, इसमें देशद्रोह भी था खंड 2 में। वो खंड 2 में जो देशद्रोह शब्द था, हमने पिछले हफ्ते देखा है कि मुंशी जी ने संशोधन रखा था कि सेडिशन शब्द, देशद्रोह शब्द यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि इस देशद्रोह के शब्द के वजह से लोकमान्य तिलक से लेकर तो गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंद दास तक कई लोगों को जेल में जाना पड़ा। सेठ गोविंद दास के आगे कहते हैं, हमारे यहाँ जो फौजदारी कानून है उस कानून में 124 अ की दफ़ा जब लाई गई थी तब उसका मैं माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मैं आज के श्रोताओं को, भारत के नागरिकों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सेठ गोविंद दास जिस धारा की बात कर रहे हैं, 124 अ की बात कर रहे हैं, वह धारा आज भी विद्यमान है और उसी धारा के अंतर्गत देशद्रोह का आरोप लगाकर मोदी सरकार का विरोध करने वाले लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है और जमानत भी नहीं दी जा रही है। अभी वह जो पूना के पास जो आंदोलन हुआ था, एल्गार परिषद के संबंध में आज भी कितने लोग जेल में बंद हैं और उनको जमानत भी नहीं दी जा रही है। सुधा भारद्वाज है, आनंद तेलतुंबड़े जी हैं और कई कार्यकर्ता, और ये सारे बुद्धिमान लोग हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बड़े अच्छे पदों पर कार्यरत होते हुए भी उनका नक्सलियों से संबंध जोड़कर इस कानून के तहत उनको जेल में बंद किया जा रहा है। हाई कोर्ट बेल नहीं दे रही है और सारे ही मान्यवर सीनियर सिटीजन्स है। कहाँ जाए हम लोग, कहाँ जाए हम लोग। गोविंदास जी क्या कहते हैं कि मैं उस कानून की याद दिलवाता हूँ और मैं भी उसी कानून की याद दिलवाता हूँ जो सारे ही एक्टिविस्ट कार्यकर्ता जिसका विरोध करते हैं। न्यायालय भी चाहता है कि ये समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु हमारी सरकार, हमारी पार्लियामेंट, वो भले कांग्रेस की हो या भी बीजेपी की हो, दोनों ने नहीं चाहा कानून की यह धारा समाप्त हो जाए। मैं किसी एक को दोष दे रहा हूँ, सारे सत्ताधारी इस कानून का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और अपने विरुद्ध बोलने वालों को इसी कानून के चलते दबाने का प्रयास करते हैं। दबाते रहे हैं, दबाते रहेंगे जब तक ये कानून अस्तित्व में है। उन्हें सेठ गोविंदास कहते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ संविधान सभा को कि यह दफ़ा मतलब 124 अ कानून की धारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सजा देने के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। और मैं चलते चलते एक बात कर रहा हूँ, जब लोकमान्य तिलक को इस धारा के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था, जब अरेस्ट किया गया था और जब मुकदमा चला उनको शिक्षा होने से पहले, तब उस मुकदमे में लोकमान्य तिलक की पैरवी, लोकमान्य तिलक के वकील थे जीना साहब, मोहम्मद अली जीना साहब उस समय लोकमान्य तिलक के वकील थे और लोकमान्य तिलक की ओर से न्यायालय में पैरवी कर रहे थे। और उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक को शायद 6 साल की सज़ा हो गई थी और उनको अभी के ब्रह्मदेश कहिए, म्यांमार में कहिए, मंडाले, वहाँ का एक बड़ा शहर है, मंडाले के जेल में उनको रखा गया था। और जहाँ पर जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नाम पर गीता पर बड़ी सुंदर एक टीकात्मक परीक्षण लिखा है जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो यह है आज के विद्यमान फौजदारी कानून
124 कानून की फौजदारी संहिता के धारा 124A की गाथा। यह है उसका इतिहास जो संविधान सभा में सेठ गोविंददास बता रहे हैं। मेरे ऊपर भी, सेठ गोविंददास अपना अनुभव कहते, मेरे ऊपर भी इसी धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था और 2 वर्ष के लिए मुझे कड़ी सजा हुई थी। कहने का मतलब इस संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य हैं जिनको इस धारा 124 के अधीन सेडिशन, देशद्रोह के में कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच इस उपधारा हमें जो दी जा रही हैं उसमें सेडिशन शब्द निकाल दिया है, और वो सेडिशन शब्द निकालने का श्रेय उस समय के संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के भी सदस्य श्री KM मुंशी को जाता है, जिन्होंने इस प्रकार का संशोधन रखा। उसके बाद में वह बताना चाहते हैं, एक बात और भी कहते हैं कि उस समय मूल मसौदे में एक जो आर्टिकल 19 के खंड 1 में कुछ और स्वतंत्रताएं दी गई थी। उसमें एक था संपत्ति के संबंध में अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार माना गया था और उसमें कहा गया था कि टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति ग्रहण करना, संपत्ति प्राप्त करना, उसको धारण करना और अपनी मर्जी से उसको किसी और को सौंप देना, बिक्री के द्वारा द्वारा। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। बाद में संविधान के संशोधन कर इसको मूलाधिकार से हटाया गया। बहुत विरोध हुआ इसका। डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं चाहते थे कि यह धारा वहाँ पर आए, परंतु कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यह धारा वहाँ पर रखी गई थी। बाद में डॉक्टर अंबेडकर इसका कुछ स्पष्टीकरण भी देते हैं, वह हम देखेंगे कि हनुमंतैया क्या कहते हैं। श्रीमान, यहाँ मैं अनुच्छेद 13 में, 13 मसौदे का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस संबंध में मैं सच्चे हृदय से कह सकता हूँ कि मसौदा समिति ने प्रथम 4 स्वतंत्रताओं रखने का बहुत अच्छा कार्य किया। कौन सी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत में अबाध संचारण की स्वतंत्रता। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। परंतु बाद की जो 3 अधिकार दिए गए हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। उनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। कौन से? देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता हटा दी जानी चाहिए, संपत्ति धारण करने के अधिकार को हटा दिया जाना चाहिए और कोई भी व्यवसाय, वृद्धि, आजीविका, रोजगार करने की स्वतंत्रता को हटा देना चाहिए। क्योंकि हनुमंतैया कहते हैं कि यह मूलाधिकार नहीं है, ये तो सरकारी पॉलिसी है। सरकार इस पर नीति निर्धारण करेगी। इनको संविधान के मूलाधिकार में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। मैं यह कह सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश में इन 3 अधिकारों को मूलाधिकार नहीं माना गया है, मूलाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए इन अधिकारों को यहाँ से हटा देना चाहिए। यह व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार क्यों रखा गया है? इस देश में जाति व्यवस्था विद्यमान थी, है, और जाति व्यवस्था में जो निम्न स्तर के लोग हैं वो व्यवसाय से बन जाते हैं। भंगियों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। महारों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। नाई ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। अन्य कोई व्यवसाय वह कर नहीं सकते थे और इसीलिए इस प्रकार के प्रावधान उस समय की परिस्थिति को देखकर रखे गए। परंतु हनुमंतैया जी नहीं चाहते कि इस प्रकार से व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त हो और अन्य देशों का उदाहरण देते हैं। अन्य देशों का उदाहरण देते समय उन्होंने यह भी कहना चाहिए कि भारत में जो जाति व्यवस्था विद्यमान है, यह जातियाँ प्राय एक विशिष्ट व्यवसाय से, ब्राह्मण क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय क्या करेगा, लड़ेगा। वैश्य व्यापार करेगा। शूद्र कृषि करेगा और जो अवर्ण है वो चारों वर्णों की सेवा करेंगे।
यह व्यवस्था किसी और देश में नहीं है, यह नहीं कहते हनुमंतैया जी। इस कथन के लिए मुझे क्षमा कर दिया जाएगा कि जिन व्यक्तियों ने इन संवैधानिक प्रस्तावों की रूपरेखा बनाने का कार्य किया है, उनमें से अधिकांश समाज के सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति है। किस प्रकार का पूर्वग्रह रखते हैं ये लोग। क्या कहते हैं, भाई जिन्होंने मसौदा बनाया है वो सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर कौन से उच्च वर्ग से आते हैं भाई? मसौदा समिति के अध्यक्ष स्वयं अछूत थे, स्वयं अछूत थे, शेड्यूल अछूत थे, अनटचेबल थे। और फिर भी हनुमंतैया जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के मसौदा तैयार करने वाले सारे ही लोग सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति हैं। आखिरकार वे वैसा ही सोच सकते हैं जैसा उच्च तबका सोचता है। ऐसा इनका आरोप है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मसौदा समिति और संविधान सभा इन तीनों अधिकारों को निकाल दे, पर इसके लिए बहुत देर हो गई है। अब तो हमें इन्हें किसी ना किसी प्रकार से स्वीकार करना ही होगा। बड़े हताश से लगते हैं लोग। मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, आरोप किया जाता है कि वो सर्वोच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं और सर्वोच्च वर्ग के हित को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का मसौदा बनाया गया है। परंतु अपनी हताशा प्रकट करते समय यह भी कहते हैं कि अब बात करने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, देरी हो गई है। अब तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो मसौदा बनाया उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार की हताशा भी हनुमंतैया कहते हैं। हनुमंतैया कांग्रेस के संविधान सभा में बड़े मुखर सदस्य रहे हैं और बड़े प्रमुख सदस्य रहे हैं। परंतु आगे यह भी जोड़ देते हैं कि इससे भविष्य में निश्चित तौर पर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों विरोध उत्पन्न हो जाएगा? इसलिए विरोध उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि यदि पिछड़े समाज के लोग, यदि अस्पृश्य लोग कोई भी व्यवसाय करने लग जाए, ब्राह्मणों का व्यवसाय करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, प्राध्यापक होने लग जाए, अध्यापन करने लग जाए, तो ब्राह्मण और इनमें संघर्ष तो होने वाला है, हो रहा है, देख रहे हैं। आरक्षण के विरोध का संघर्ष वही संघर्ष है और इसीलिए हनुमंतैया जी कहते हैं कि विरोध होगा, इसलिए अधिकार हटा देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं भले ही विरोध हो, परंतु समानता के आधारित समाज प्रस्तापित करना है तो यह अधिकार दिया जाना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, जैसा मैंने कहा है, और यह राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था। बाद में 1978 में 44th अमेंडमेंट की गई संविधान में, 44वें संविधान संशोधन के चलते यह अधिकार वहाँ से हटा दिया गया और इसको धारा 360A में रखा गया। अनुच्छेद 360A में इसको रखा गया, फंडामेंटल राइट्स से यह हटा दिया गया।